तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बजट 2021, जी हां, अर्थव्यवस्था क्या वापस पटरी पर लौटेगी कोविड के साथ? आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप, मेरी सहयोगी नेहा बाथम हमारे साथ है और हर साल की तरह आज तक खास तैयारियों के साथ आपके सामने आया है आज दिन भर की खबरें सीधी आपकी जेब से जुड़ी हुई, देश की अर्थव्यवस्था, देश के भविष्य से जुड़ी हुई। बिल्कुल अंजना, और हम मौजूद हैं ग्रेट इंडिया प्लेस नोएडा में। इस बार बजट बाजार हमने आपके लिए यहीं पर सजाया है और यहीं से हम आप तक पहुंचाएंगे पल पल की अपडेट। आपको बताएंगे कि कैसे निर्मला सीतारमण इस बार का बजट पिटारा लेकर हाजिर है। उन्होंने ये तक कहा है कि इस बार का बजट 100 साल में पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसा क्यों कहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, ये आपको बताएंगे और साथ ही तमाम एक्सपर्ट्स हमारे पैनल में मौजूद रहेंगे जिनके साथ हम ये जानेंगे कि कैसे अलग अलग क्षेत्र में इस बार बजट को वैक्सीन देने की जरूरत है। जी हां, कोरोना काल का ये बजट है और ऐसे में अर्थव्यवस्था को जो बूस्ट चाहिए, क्या वाकई इस बार के बजट से मिल पाएगा? इस पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। सिर्फ एक वैक्सीन चाहिए बजट के लिए और ये खास तैयारी इस बार आप सीधा मॉल से देखेंगे। दिन भर कार्यक्रम, हर ऐसी खबर जो आपकी जेब से जुड़ी हुई है, चाहे वो टैक्स का मामला हो, महंगाई का मामला हो, क्या हो सकता है निर्मला सीतारमण के पिटारे में। आपको याद होगा एक स्टिमुलस भी अनाउंस किया गया था, लेकिन इन सब के बीच क्या बेहतर होगी परिस्थितियां देश में? आपको याद होगा लॉकडाउन लगने के बाद से हमारी ग्रोथ नेगेटिव में पहुंच गई थी। सवाल यही था कि क्या हम स्थितियों को बेहतर कर पाएंगे, और इसी की चुनौती का सामना आज निर्मला सीतारमण को करना है, सरकार को करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि तेज रफ्तार से अब अर्थव्यवस्था वापस लौटेगी, लेकिन उसके लिए आज का खाका, आज का रोड मैप सरकार का क्या है, वही पूरी कहानी बताएगा। बिल्कुल अंजना, और बात हम करेंगे कि कैसे चाहे वो कृषि की बात हो, चाहे वो नए रोजगार की बात हो, इन सब में एक उम्मीद है, एक आस है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिटारे से और शायद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पूरे बजट में जो आत्मनिर्भर भारत का फोकस रहने वाला है, इस पूरे बजट में जैसे कि प्रधानमंत्री लगातार कहते आए हैं कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और साथ ही तमाम वो क्षेत्र जहां पर अभी हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, उन देशों से कैसे अब हमें अपना फोकस वापस भारत पर लाना है, कैसे अब हमें स्वदेशी पर फोकस करना है। 11% का ग्रोथ प्रोजेक्शन, यानी हम इस दर से क्या रफ्तार पकड़ पाएंगे? हालांकि कोविड पैंडेमिक के पहले भी हम 6.5 और 4% तक पहुंच गए थे, लेकिन लॉकडाउन हुआ उसके बाद हम नेगेटिव में चले गए थे, 7.7% की गिरावट हुई थी। अब यहां से 11% का 21-22 में सफर क्या मुमकिन हो पाएगा? क्या है ऐसा सरकार के पिटारे में जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अब हम बहुत तेज रफ्तार से विकास देश में देखेंगे? पहले आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए सरल तरीके से समझा देते हैं लोगों की उम्मीदें क्या है। एक तरफ किसान अभी भी दिल्ली की राजधानी के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ अगर आप इन 4 तस्वीरों को देखें तो कोरोना की महामारी ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जो इस सदी में विश्व ने नहीं देखा था। किसान आंदोलन है, रोजगार की मांग, नौकरी चाहिए नौकरी, और महंगाई का मुद्दा। क्या कुछ हो सकता है? पहले आपको एक कर्टन रेजर, एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर आपको बताएंगे। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, देखते रहिए आज तक। पहले ये रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर वित्त मंत्रालय के अफसरों की टीम के साथ तैयार हैं देश की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए बजट 2021 के माध्यम से। बस चंद घंटों की दूरी है जब हिंदुस्तान सुनेगा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने उसके भविष्य को बनाने, संवारने और सजाने के लिए किन योजनाओं को जमीन पर उतारने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार तीसरी बार मोदी सरकार का आम बजट पेश करेंगी, लेकिन अब की बार चुनौतियों का अंबार है। सबसे बड़ी चुनौती कोरोना महामारी से मारामारी है। दूसरी ओर किसान आंदोलन की आंच है, तो वहीं अर्थव्यवस्था को संभालने की आस है। अलग अलग सेक्टर के लिए बजट का आवंटन होगा। उससे पहले आम से खास हर आदमी जानना चाहता है कि उसके हिस्से में क्या आने वाला है। चाहे वो किसान हो या कारोबारी, नौकरी पेशा हो या घर का बजट संभालने वाली गृहिणी। सरकार को अच्छी से अच्छी बजट पास करनी चाहिए। लॉकडाउन में काफ़ी परेशान हो चुके हैं। अच्छा नॉर्मल आना चाहिए बजट। तो किचन पे बहुत असर पड़ता है, जैसे तेल, सिलेंडर, बिजली बिल,
सही आना चाहिए। लॉकडाउन के कारण वैसे ही बहुत परेशान हो गए लोग। बजट के बारे में ऐसी हमें लॉकडाउन में थोड़ी सी दिक्कतें आई थी हम, क्योंकि हमारे दुकानों का किराया भी देना पड़ा। अच्छा, बजाज की लोन की किस्तें भी देनी पड़ी, बैंकों की लिमिटों का ब्याज भी देना पड़ा। तो सरकार को हमारा यही अनुरोध है कि जो बजट पेश करेंगे तो थोड़ा हमारी वर्ग को देख के बजट पेश करें। रोजगार पहली चीज़ है कि रोजगार होना चाहिए, और जितना हम लोगों ने आम बजट में ये होना चाहिए कि जितना पूरे देश ने झेला है अभी हाल फिलहाल में, सरकार को उससे सचेत होना चाहिए। मोदी सरकार का ये लगातार 8वां बजट है। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा मार पड़ी है छोटे कामगार, छोटे बड़े कारोबारी, किसान और आम करदाताओं पर, जिनकी नजरें बजट पर जमी हैं। वजह भी है क्योंकि नौकरी पेशा मध्यम वर्ग को उम्मीद है कि इनकम टैक्स में छूट का मौजूदा दायरा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जाएगा। किसानों को उम्मीद है कि किसान सम्मान निधि की मौजूदा राशि 6,000 सालाना से बढ़ाकर 10,000 की जाएगी। छोटे और मध्यम उद्योगों को बड़ी स्कीम की घोषणा की उम्मीद है। घर खरीदने वालों को होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट की उम्मीद है। बेरोजगारों को रोजगार की उम्मीद है। छात्रों को शिक्षा बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद है। पहले तो हम ये चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया जाए, क्योंकि इससे अपनी आर्थिक अवस्था बहुत बढ़ सकती है। कोरोना महामारी की वजह से दुनिया के तमाम देशों के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। सुस्त पड़ चुकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में तेजी लाने की चुनौती से सरकार जूझ रही है। इसके साथ साथ कमाई और खर्चों का तालमेल भी बिठाना है। लेकिन सरकार को उम्मीद है कि कोविड के खात्मे के लिए आई वैक्सीन की सफलता में ही अर्थव्यवस्था का वैक्सीन भी छिपा है। अर्थव्यवस्था के लिए भी वैक्सीन है। क्यों? क्योंकि जब लोग वैक्सीनेट होंगे तो उससे जो है सर्विस सेक्टर में जो है मंदी है वो कम होगी, और भारत में करीब 60% जो आपकी कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर से आती है। तो इसीलिए वैक्सीन भी हेल्थ सेक्टर के लिए तो है ही, अर्थव्यवस्था के लिए भी वैक्सीन है। तो बस कीजिए बजट पेश होने का इंतजार और देखते रहिए आज तक, क्योंकि बजट की हर बारीक, सटीक, सही और तेज जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ देश के सबसे भरोसेमंद चैनल पर ही मिलने वाली है। आज तक ब्यूरो। तो लगभग इंतजार की घड़ियां धीरे धीरे खत्म होंगी, क्योंकि 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और उसके बाद अंजना देखना ये दिलचस्प होगा कि कैसे अलग अलग सेक्टर्स को वो एड्रेस करती हैं। बिजॉन मिश्रा जी उपभोक्ता मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ आलोक जोशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात इकोनॉमिक सर्वे की कर लेते हैं, क्योंकि ये वो सर्वे होता है जिससे आपको इस बात का अनुमान लगता है कि इस बार के बजट में क्या होना है। इसी में 11% ग्रोथ रेट की बात की गई थी। आपसे शुरुआत करते हुए आलोक जोशी जी, वी शेप रिकवरी की इस इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई। क्या होती है ये वी शेप रिकवरी और किन सेक्टर्स का इसमें योगदान देखने को मिल सकता है? वी शेप रिकवरी तो देखिए जैसा साफ है, अंग्रेजी का जो अक्षर है वी, बिल्कुल वैसी रिकवरी होती है जैसे आप एक सीधी लाइन में चल रही हो अर्थव्यवस्था और वो नीचे गिरी गड्ढे में, अगर वहाँ से वो उसी तेज़ी से वापस निकलती है तो उसको वी शेप रिकवरी कहा जाता है। तो ये रिकवरी जैसा दिखाई पड़ रहा है उसमें वी शेप रिकवरी है, लेकिन क्या ये वास्तव में वी शेप रिकवरी है या नहीं है, ये एक गंभीर सवाल है। और ये गंभीर सवाल क्यों है? क्योंकि कुछ जब वो वी का नीचे से ऊपर जाने की लाइन खींची है तो कुछ तबके ऐसे हैं समाज के जो उस वी में शामिल नहीं है, वो नीचे की तरफ चले गए हैं। इस वजह से बहुत से लोग इसको के शेप रिकवरी कह रहे हैं। हमारे यहाँ जिन लोगों के पास बहुत संपत्ति है, बहुत अमीर लोग हैं, उनकी रिकवरी तो वी शेप हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी समाज का बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है जो अभी और नीचे जाता जा रहा है, जिसका रोजगार चला गया है, नौकरी नहीं है उसके पास, उसको बहुत समर्थन की, सपोर्ट की ज़रूरत है। तमाम उद्योग के और कारोबार के सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है। इस वजह से इसको के शेप रिकवरी, और ये नया शब्द आया है इस बार इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में, इससे पहले हमने नहीं सुना था। हमने इससे पहले वी शेप रिकवरी, यू शेप रिकवरी जो थोड़ी धीरे धीरे आती है, एल शेप रिकवरी जो काफी देर में आती है, एक ही बार आती है या 2 सदी में आती है, इसीलिए शायद पहली बार ये टर्मिनोलॉजी हमारे हाथ में आई है। बिल्कुल। बिजॉन साहब आपके पास आते हुए, देखिए 2 चीजें हैं जो बार बार कहीं भी आप जाइए, नौकरी चाहिए, नौकरी, बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है।
CMI की डेटा कहता है कि किस तरह से पिछली बार हमने देखा है जब लॉकडाउन रहा 23-25% तक बेरोजगारी हुई। सरकार कहती है वाला डेटा छोड़ दीजिए, कमी आई है नौकरियों में, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं है। लेकिन हमने दिसंबर और जनवरी उसी आंकड़े में सुधार देखा है परिस्थितियों। अब सवाल यह है कि कैसे खर्च करें, पैसा लोगों की जेबों में बचे, खर्च करें, स्पेंडिंग हो, और इसी के साथ जो गरीब जिसका वो बात करें। के का अर्थ यही है कि के में जब आप एक लाइन देखते हैं उसके बाद एक हिस्सा ऊपर जा रहा है वो अमीरों को दिखाता है और जो हिस्सा नीचे जा रहा है वो गरीबों को दिखाता है। तो ऐसे में बिजॉन जी 3 बड़ी बातें जो आज हम बजट में एक्सपेक्ट करें जिससे लोगों के जेब में पैसा ज्यादा रहे, वो खर्च ज्यादा करें और एक बूस्ट मिले और नौकरी मिले। नंबर 1 हम कहेंगे कि हम तो वी शेप में ही जाएंगे, हम के पे नहीं जाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि फार्मर्स को मैक्सिमम इंसेंटिवाइज किया जाएगा बजट में, ताकि जो एक्चुअल फार्मर्स हैं, जो बहुत कम मतलब रोजगार है उनका रोजगार का एक सही मतलब समाधान निकाला जाएगा इस बजट में। एक तो वो, दूसरा हम उम्मीद करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, जो टेक्नोलॉजी से इन्वॉल्व हैं, उसमें बहुत व्यापक रूप से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा लोगों में। हर एक व्यक्ति को एक स्मार्टफोन, एक मोबाइल फ़ोन, एक इंटरनेट के माध्यम से उनको कोई ना कोई रोजगार दिया जाएगा ताकि वो एक कनेक्टिविटी में आ जाए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। और सबसे बड़ा जहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त एक उछाल आएगा वो है हेल्थ सेक्टर। जो इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया है, हेल्थ सेक्टर में इतने ज़बरदस्त एक उछाल आना चाहिए जो हम लोग उम्मीद रखते हैं कि ये केवल रोजगार नहीं लोगों को दिलाएंगे, बट एक भरोसामंद हेल्थ केयर संभव करवाएगा। जो भरोसामंद संभवकारी जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि आज जो 2 करोड़ लोग हर साल हम लोग देखते थे जो गरीबी रेखा के नीचे चले जाते थे, हेल्थ सेक्टर के कमी के चलते उनको संपत्ति बेचना पड़ता था, या तो उनको डेट लेना पड़ता था, लोन लेना पड़ते थे अपना स्वास्थ्य को देखने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आयुष्मान भारत को और ज़बरदस्त एक कोई धकेल देंगे फाइनेंस सेक्रेटरी मिनिस्टर, और हम उम्मीद करते हैं कि कई मिडिल क्लास लोग उसमें जुड़ेंगे। तो एक मिडिल क्लास ड्रिवन इकोनॉमी, एक मिडिल क्लास ड्रिवन जो हम उम्मीद करते हैं वी शेप्ड इकोनॉमी, वो हम देखेंगे अब। और मिडिल क्लास को बहुत ज़बरदस्त सोशल सिक्योरिटी का भी उम्मीद है। तो जैसे लेबर लॉज का रिफॉर्म्स हो रहा है, ये सारी चीज़ों को देखकर ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सबको एक कुछ ना कुछ इस ढंग का पैकेज मिलेगा कि उनको बचत होगा और वो खर्चा भी कर सकेंगे। तो इसी ढंग से इकोनॉमी बढ़ेगा जो हम उम्मीद करते हैं। बिजॉन जी, हर बार हमने देखा है फोकस जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर रहता है, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है, और जैसा कि अंजना ने भी कहा कि रोजगार पर फोकस बहुत जरूरी है। ऐसे में सर्विस सेक्टर का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। 60% हिस्सा जीडीपी का सर्विस सेक्टर से आता है। सर्विस सेक्टर के लिए क्या उम्मीद करें हम? सर्विस सेक्टर में हम आपको बताएं, हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरर, उसको आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज आप लोगों को मालूम है, आप लोग उपभोक्ता होते हुए भी हमारे सर्विस सेक्टर कितना पुअर है क्वालिटी में इतना गुणवत्ता में कमी है कि हम लोगों को इसमें फोकस करना होगा यदि हम आत्मनिर्भर भारत खोज रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत तब होगा जब आप क्वालिटी पे ध्यान देंगे, और क्वालिटी सर्विस के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करके स्किल दिलाकर उनको रोजगार दिलाना अनिवार्य होगा। ये हम उम्मीद करते हैं कि सर्विस सेक्टर में बहुत सही ढंग से आप कहे हैं कि हम लोगों को एक फोकस लाना होगा। मैन्युफैक्चरिंग तो है ही यार, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी तरीक़ा से इवन कोविड के टाइम में वो मैनेज किए हैं अपने को, लेकिन उसके साथ साथ सर्विस सेक्टर को भी हम लोग को उतना ही ध्यान देना होगा जितना हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लेकिन कहता है आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते आलोक जोशी जी, और हमने देखा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने, कृषि क्षेत्र ने देश को बचाया था उस लॉकडाउन के दौरान। लगभग 13.5% से 17.5% वो पहुंचे, और मैन्युफैक्चरिंग में उसी अनुपात में 17, 17.5 से 13, 13.5 के नीचे वो पहुंचे। लेकिन एक बार अनलॉक का फेज शुरू हुआ, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो रहा है। मैं तीनों क्षेत्रों पर अलग अलग बात करना चाहती हूँ। देखिए, कृषि क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। उसी कृषि क्षेत्र में किसानों को मनाने के लिए क्या कुछ ऐसा लुभावना किया जा सकता है इस बजट के लिए कि देखिए हमें आपकी बहुत चिंता है, हम कृषि कानून को भी होल्ड पर डालने को तैयार हैं, और हम बजट में भी आपका खास ख्याल रख रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर, तीनों पर अगर आप अलग से बता सकें। जोशी,
तो देखिए, कृषि क्षेत्र सबसे इम्पोर्टेंट है और वो इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि खेती ने ही इस विकराल परिस्थिति में इस देश का साथ दिया है, जिस हाल में इमेजिन नहीं किया जा रहा था। और ये मानना चाहिए, बहुत बड़ा वरदान के तौर पे इसे देखना चाहिए कि कोरोना का जो संकट है, ये डर था बड़े पैमाने पे पहले दौर में कि अगर ये गाँव में फैल गया तो क्या होगा। लेकिन किस्मत की बात है कि वो गाँव में नहीं फैला। गांव में इकोनॉमिक एक्टिविटी जारी रही उस पूरे दौर में जब शहरों में इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई थी, करीब करीब ठप हो गई थी। उस समय भी गांव में इकोनॉमी चलती रही और गांव में जो ये 6,000 रुपए लोगों के हाथ में पहुंचे थे, जेब में पहुंचे थे, उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जिसको हम आज देख रहे हैं कि कृषि सेक्टर में तेज ग्रोथ दिखी है। क्योंकि जब वो आदमी आत्मनिर्भर हो गया, उसको एक चिंता खत्म हो गई कि करूं क्या, खाऊं क्या, इसलिए वो रफ्तार वहाँ बनी हुई है, एक्टिविटी चल रही थी इसलिए रफ्तार बनी हुई है। और सरकार को या जो भी इकोनॉमिस्ट हैं जानकार, वो सब उनको दिख रहा है कि ये पैसा देने का लाभ हुआ है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि सरकार न सिर्फ वो पैसा देना जारी रखेगी बल्कि उसमें और इजाफा हो सकता है, उसको और बढ़ाया ये जा सकता है। 40% इंक्रीमेंट की बात इसमें कही गई है, ये संभव है। जो 6,000 रुपए अभी है उसको 10,000 किया जाए तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए, वो 10,000 तक पहुंच सकता है। चलिए, अब बहस गर्म हो जाएगी। सैयद जफर इस्लाम, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ यहाँ पर मॉल में पहुंच चुके हैं स्पेशल बजट के टेलीकास्ट के लिए। आलोक शर्मा जी मोर्चा संभाल चुके हैं, प्रखर वक्ता है कांग्रेस पार्टी के, और कुछ ही देर में आप इनको जबरदस्त एनर्जी के साथ सैयद जफर इस्लाम पर हमला करते बोलेंगे। लेकिन सैयद जफर इस्लाम साहब, आपकी चुनौती तो किसान दे रहे हैं बॉर्डर पर, विपक्ष तो बीच में सवाल आपसे पूछता है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे आंदोलन के बीच ये बजट आ रहा है, क्या ऐसा होगा कि आप किसानों का भरोसा जीत सके? क्या ऐसा होगा जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में रफ्तार आएगी? और लोगों को, जो मैं लगातार आपसे कह रही हूँ, छोटे शहरों में जाकर देखिए, नौकरी चाहिए, नौकरी की व्यवस्था कैसे होगी? या फिर आप वही मुद्रा लोन, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हो रहा है, वहाँ नौकरियां बढ़ जाएंगी, यही सब गिनाएंगे। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या सोच रही है आपकी सरकार? क्या नया आउट ऑफ द बॉक्स सोचा आपने? देखिए अंजना जी, अगर आप आंकड़ों पे जाइएगा तो जो वैसे कोई ऐसा डेटा नहीं है देश में जिसको बेसिस पे आप कह सकते हैं कि रियल टाइम बेसिस पे कोई जॉब के आंकड़े आपको मिल सकते हैं। लेकिन जो सर्वेज होते हैं उसमें आप लोग कोट करते हैं बराबर सीएमआई के सर्वे को, और सीएमआई का सर्वे ही देखिए तो अगर फरवरी 2020 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 7.5% के आसपास था, वो घट के बढ़ के जो है 26% चला गया था। और आज सीएमआई की रिपोर्ट देखिए, नवंबर के जो नंबर थे, दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, दिखाइए इसको, फुल स्क्रीन दिखाइए। नवंबर में दिखाइए, नवंबर में देखिए, और फिर दिसंबर में देखिए थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन जनवरी के नंबर जो है फिर जो है प्री कोविड लेवल से बेहतर हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ठीक है, बेहतर हो गए, लेकिन सरकार ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, जो पॉलिसी रिफॉर्म्स किए हैं, उसके बेसिस पे आगे आने वाले दिनों में एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और बढ़ेगी, सर्विसेज सेक्टर में और जॉब क्रिएशन होगा। और ख़ास कर आप देखिए, जैसे आप देखिए, आप रेस्टोरेंट, टूरिज्म, इस तरह के इसमें जो बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट होता है सर्विसेज सेक्टर में, वो अभी फुल फ्लेज तरीके से नहीं आया है, इसलिए कोविड अभी पूरा इम्पैक्ट कोविड का ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ता रहेगा, हम तेज़ी से इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ती रहेगी और जॉब क्रिएशन भी होता रहेगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब किसान भाई बहनों के बारे में बात करते हैं तो उनकी उम्मीदें भी सिर्फ और सिर्फ इसी सरकार से है, किसी और सरकारों से नहीं। अगर आप पिछले 7 दशक का अगर आप देखिए, रिकॉर्ड निकाल के देखिए, तो उनकी आमदनी जिस तरह से बढ़ी है और जिस तरह से बाकी देश के लोगों की आमदनी बढ़ी है, उसमें आपको आलोक जी जल्दी से एक रिस्पांस, ब्रेक पर जाने का टाइम, ठीक है, जल्दी से एक रिस्पांस। वी शेप रिकवरी कह रही है सरकार, सरकार कह रही है किसान खुश है, उम्मीद है इनसे, इसीलिए इनसे नाराज है, आपसे उम्मीद नहीं लगता है कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बैठअप इंडिया, लेटअप इंडिया, और आज हालत यह है कि इकोनॉमी रेंग अप इंडिया हो गई है, रेंग रही है इकोनॉमी। प्रधानमंत्री महोदय ने तो स्वयं ही बोल दिया है कि 2-3 महीने पहले ही मिनी बजट दे दिए हैं। लोन को ये पैकेज कहते हैं, पैकेज को बजट कहते हैं। मजदूरों को कोरोना टाइम में फ्री रेल में भाड़ा देना पड़ता है, उनको फ्री नहीं चला सकती जो सरकार। किसानों का इंटरनेट कनेक्शन काट देती है और प्रधानमंत्री कहते हैं एक फ़ोन कॉल दूर हो। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने पूरे कोरोना के समय में बचाया तो वो मनरेगा था, जिसको मोदी साहब ने पार्लियामेंट के पटल पर कहा था कि ये कांग्रेस का विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। उसी स्मारक ने इस सरकार को बचाया था। बेरोजगारी दर 45 साल की हाईएस्ट कोरोना से पहले ही हो गई थी। आज देखना है कि किस तरह से आगे चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर महोदय संदेश दे रहे हैं कि कुछ नहीं होगा बजट में,
वित्त मंत्री महोदया कह रही हैं कि अद्वितीय बजट होगा। पिछले 7 साल से टैक्स में कोई छूट नहीं दी है सरकार ने। पेट्रोल 100 के पार गया हुआ है। सरकार कौन कौन से फ्रंट पर लड़ेगी? चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। घोषणाएं बजट में नहीं होती है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से आज के बजट में टैक्सेशन होता है मैम। बिल्कुल होता है, लेकिन आज के बजट में क्या ऐसा होने वाला है जो कि पहले कभी नहीं देखा गया, क्योंकि कोरोना काल से अभी हम गुजरे हैं और ऐसे में वित्त मंत्री पर सबकी निगाहें अंजना कि आखिरकार कोरोना के संकट के दौर से कैसे ये बजट की वैक्सीन हमें उभार पाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।